नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य की दुनिया में। आज हम लेकर आए हैं मुंशी प्रेमचंद की कालजयी रचना अग्नि समाधि का दूसरा भाग, पार्ट 2। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखिए, क्योंकि आज की कहानी उसी से जुड़ी हुई है। पार्ट 1 का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, टॉप कमेंट में और इस वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सुनते हैं अग्नि समाधि का दूसरा भाग। पयाग पैसे खनखनाता हुआ बोला, तूने तो आज माला माल कर दिया। रुक्मिन तो 2-4 पैसों ही में टाल देती थी। मुझे गाड़ कर रखना थोड़े ही है। पैसा खाने पीने के लिए है कि गाड़ने के लिए? अब तू ही बाजार जाया कर, रुक्मिन घर का काम करेगी। रुक्मिन और सिलिया में संग्राम छिड़ गया। सिलिया पयाग पर अपना आधिपत्य जमाए रखने के लिए जान तोड़कर परिश्रम करती। पहर रात ही से उसकी चक्की की आवाज कानों में आने लगती। दिन निकलते ही घास लाने चली जाती और जरा देर सुस्ताकर बाजार की राह लेती। वहां से लौटकर भी वह बेकार न बैठती, कभी सन काटती, कभी लकड़ियां तोड़ती। रुक्मिन उसके प्रबंध में बराबर ऐब निकालती और जब अवसर मिलता तो गोबर बटोरकर उपले पाटती और गांव में बेचती। पयाग के दोनों हाथों में लड्डू थे। स्त्रियां उसे अधिक से अधिक पैसे देने और स्नेह का अधिकांश देकर अपने अधिकार में लाने का प्रयत्न करती रहती, पर सिलिया ने कुछ ऐसी दृढ़ता से आसन जमा लिया था कि किसी तरह हिलाए न हिलती थी। यहां तक कि एक दिन दोनों प्रतियोगियों में खुल्लम खुल्ला ठन गई। एक दिन सिलिया घास लेकर लौटी तो पसीने से तर थी। फागुन का महीना था, धूप तेज थी। उसने सोचा, नहाकर तब बाजार जाऊंगी। घास द्वार पर ही रखकर वह तालाब में नहाने चली गई। रुक्मिन ने थोड़ी सी घास निकालकर पड़ोसिन के घर में छिपा दी और गट्ठे को ढीला करके बराबर कर दिया। सिलिया नहाकर लौटी तो घास कम मालूम हुई। रुक्मिन से पूछा। उसने कहा, मैं नहीं जानती। सिलिया ने गालियां देनी शुरू की। जिसने मेरी घास छुई हो उसकी देह में कीड़े पड़े, उसके बाप और भाई मर जाएं, उसकी आंखें फूट जाएं। रुक्मिन कुछ देर तक तो जब्त किए बैठी रही। आखिर खून में उबाल आ ही गया। झल्लाकर उठी और सिलिया के 2-3 तमाचे लगा दिए। सिलिया छाती पीट पीट कर रोने लगी। सारा मोहल्ला जमा हो गया। सिलिया की सुबुद्धि और कार्यशीलता सभी की आंखों में खटकती थी। वह सबसे अधिक घास क्यों छीलती है, सबसे ज्यादा लकड़ियां क्यों लाती है, इतने सवेरे क्यों उठती है, इतने पैसे क्यों लाती है? इन कारणों ने उसे पड़ोसियों की सहानुभूति से वंचित कर दिया था। सब उसी को बुरा भला कहने लगी। मुट्ठी भर घास के लिए इतना ऊधम मचा डाला। इतनी घास तो आदमी झाड़कर फेंक देता है। घास न हुई सो ना हुआ। तुझे तो सोचना चाहिए था कि अगर किसी ने ले ही लिया तो है तो गांव घर ही का, बाहर का कोई चोर तो आया नहीं। तूने इतनी गालियां दी तो किसको दी? पड़ोसियों ही को तो। संयोग से उस दिन पयाग थाने गया हुआ था। शाम को थका मांदा लौटा तो सिलिया से बोला, ला कुछ पैसे दे दे तो दम लगा आऊं, थककर चूर हो गया हूं। सिलिया उसे देखते ही हाय हाय करके रोने लगी। पयाग ने घबराकर पूछा, क्या हुआ, क्यों रोती है? कहीं गमी तो नहीं हो गई? नहर से कोई आदमी तो नहीं आया? अब इस घर में मेरा रहना न होगा, अपने घर जाऊंगी। अरे कुछ मुंह से तो बोल, हुआ क्या? गांव में किसी ने गाली दी है। किसने गाली दी है? घर फूंक दूं, उसका चालान करवा दूं। सिलिया ने रो रो कर सारी कथा कह सुनाई। पयाग पर आज थाने में खूब मार पड़ी थी, झल्लाया हुआ था। वह कथा सुनी तो देह में आग लग गई। रुक्मिन पानी भरने गई थी। वह अभी घड़ा भी न रखने पाई थी कि पयाग उस पर टूट पड़ा और मारते मारते बेदम कर दिया। वह मार का जवाब गालियों से देती थी और पयाग हर एक गाली पर और झल्ला झल्ला कर मारता था। यहां तक कि रुक्मिन के घुटने फूट गए, चूड़ियां टूट गईं। सिलिया बीच बीच में कहती जाती थी, वाह रे तेरा दीदा, वाह रे तेरी जबान, ऐसी तो औरत ही नहीं देखी। औरत काहे को, डायन है, जरा भी मुंह में लगाम नहीं। किंतु रुक्मिन उसकी बातों को मानो सुनती ही न थी। उसकी सारी शक्ति पयाग को कोसने में लगी हुई थी। पयाग मारते मारते थक गया, पर रुक्मिन की जबान न थकी। बस यही रट लगी हुई थी, तू मर जा, तेरी मिट्टी निकले, तुझे भवानी खाए, तुझे मिर्गी आए। पयाग रह रहकर क्रोध से तिलमिला उठता और आकर 2-4 लातें जमा देता, पर रुक्मिन को अब शायद चोट ही न लगती थी। वह जगह से हिलती भी न थी। सिर के बाल खोले जमीन पर बैठी इन्हीं मंत्रों का पाठ कर रही थी। उसके स्वर में अब क्रोध न था, केवल एक उन्मादमय प्रवाह था। उसकी समस्त आत्मा हिंसा कामना की अग्नि से प्रज्वलित हो रही थी। अंधेरा हुआ तो रुक्मिन उठकर एक ओर निकल गई, जैसे आंखों से आंसू की धार निकल जाती है।
सिलिया भोजन बना रही थी। उसने उसे जाते देखा भी, पर कुछ पूछा नहीं। द्वार पर पयाग बैठा चिलम पी रहा था। उसने भी कुछ न कहा। जब फसल पकने लगती थी तो 1.5-2 महीने तक पयाग को हार की देखभाल करनी पड़ती थी। उसे किसानों से दोनों फसलों पर हल पीछे कुछ अनाज बंधा हुआ था। माघ ही में वह हार के बीच में थोड़ी सी जमीन साफ करके एक मड़ैया डाल लेता था और रात को खा पी कर आग, चिलम और तमाखू चरस लिए हुए इसी मड़ैया में जाकर पड़ा रहता था। चैत के अंत तक उसका यही नियम रहता था। आजकल वही दिन थे। फसल पकी हुई तैयार खड़ी थी। 2-4 दिन में कटाई शुरू होने वाली थी। पयाग ने 10 बजे रात तक रुक्मिन की राह देखी। फिर यह समझकर कि शायद किसी पड़ोसिन के घर सो रही होगी, उसने खा पी कर अपनी लाठी उठाई और सिलिया से बोला, किवाड़ बंद कर ले। अगर रुक्मिन आए तो खोल देना और मना झुना कर थोड़ा बहुत खिला देना। तेरे पीछे आज इतना तूफान हो गया, मुझे न जाने इतना गुस्सा कैसे आ गया। मैंने उसे कभी फूल की छड़ी से भी न छुआ था। कहीं बूढ़धांस ना मरी हो तो कल आफत आ जाए। सिलिया बोली, न जाने वह आएगी कि नहीं। मैं अकेली कैसे रहूंगी, मुझे डर लगता है। तो घर में कौन रहेगा? सूना घर पाकर कोई लौटा थाली उठा ले जाए तो? डर किस बात का है, फिर रुक्मिन तो आती ही होगी। सिलिया ने अंदर से टट्टी बंद कर ली। पयाग हार की ओर चला। चरस की तरंग में यह भजन गाता जाता था, ठगिनी क्या नैना झमकावे, कद्दू काट मृदंग बनावे, नींबू काट मजीरा, 5 तरोई मंगल गावे, नाचे बालम खीरा, रूपा पहिर के रूप दिखावे, सोना पहिर रिझावे, गले डाल तुलसी की माला, 3 लोग भरमावे। ठगिनी। सहसा सिवाने पर पहुंचते ही उसने देखा कि सामने हार में किसी ने आग जलाई। एक क्षण में एक ज्वाला सी दहक उठी। उसने चिल्लाकर पुकारा, कौन है वहां? अरे यह कौन आग जलाता है? ऊपर उठती हुई ज्वालाओं ने अपनी आग्नेय झेना से उत्तर दिया। अब पयाग को मालूम हुआ कि उसकी मड़ैया में आग लगी हुई है। उसकी छाती धड़कने लगी। इस मड़ैया में आग लगाना रुई के ढेर में आग लगाना था। हवा चल रही थी। मड़ैया के चारों ओर एक हाथ हटकर पकी हुई फसल की चादर सी बिछी हुई थी। रात में भी उनका सुनहरा रंग झलक रहा था। आग की एक लपट, केवल एक जरा सी चिंगारी सारे हार को भस्म कर देगी। सारा गांव तबाह हो जाएगा। इसी हार से मिले हुए दूसरे गांव के भी हार थे, वे भी जल उठेंगे। ओह, लपटें बढ़ती जा रही हैं। अब विलंब करने का समय न था। पयाग ने अपना उपला और चिलम वहीं पटक दिया और कंधों पर लोहबंद लाठी रखकर बेतहाशा मड़ैया की तरफ दौड़ा। मेढ़ों से जाने में चक्कर था, इसलिए वह खेतों में से होकर भागा जा रहा था। प्रतिक्षण ज्वाला प्रचंडतर होती जाती थी और पयाग के पांव और तेजी से उठ रहे थे। कोई तेज घोड़ा भी इस वक्त उसे पा न सकता था। अपनी तेजी पर उसे स्वयं आश्चर्य हो रहा था। जान पड़ता था, पांव भूमि पर पड़ते ही नहीं। उसकी आंखें मड़ैया पर लगी हुई थीं, दाहिने बाएं से और कुछ न सूझता था। इसी एकाग्रता ने उसके पैरों में पर लगा दिए थे। न दम फूलता था, न पांव थकते थे। 3-4 फरलांग उसने 2 मिनट में तय कर लिए और मड़ैया के पास जा पहुंचा। मड़ैया के आसपास कोई न था। किसने यह कर्म किया है, यह सोचने का मौका न था। उसे खोजने की तो बात ही और थी। पयाग का संदेह रुक्मिन पर हुआ, पर यह क्रोध का समय न था। ज्वालाएं कुचाली बालकों की भांति ठट्ठा मारती, धक्कम धक्का करती, कभी दाहिनी ओर लपकती और कभी बाईं तरफ। बस ऐसा मालूम होता था कि लपट अब खेत तक पहुंची, अब पहुंची। मानो ज्वालाएं आग्रहपूर्वक क्यारियों की ओर बढ़ती और असफल होकर दूसरी बार फिर दूने वेग से लपकती थी। आग कैसे बुझे? लाठी से पीट कर बुझाने का गौ न था। वह तो निरी मूर्खता थी। फिर क्या हो? फसल जल गई तो फिर वह किसी को मुंह न दिखा सकेगा। आह, गांव में कोहराम मच जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। उसने ज्यादा नहीं सोचा। गंवारों को सोचना नहीं आता। पयाग ने लाठी संभाली, जोर से एक छलांग मारकर आग के अंदर मड़ैया के द्वार पर जा पहुंचा। जलती हुई मड़ैया को अपनी लाठी पर उठाया और उसे सिर पर लिए सबसे चौड़ी मेढ़ पर गांव की तरफ भागा। ऐसा जान पड़ा मानो कोई अग्नियान हवा में उड़ता चला जा रहा है। फूस की जलती हुई धाज्जियां उसके ऊपर गिर रही थीं, पर उसे इसका ज्ञान तक न होता था। एक बार एक मूठा अलग होकर उसके हाथ पर गिर पड़ा। सारा हाथ भुन गया, पर उसके पांव पल भर भी नहीं रुके। हाथों में जरा भी हिचक न हुई। हाथों का हिलना खेती का तबाह होना था। पयाग की ओर से अब कोई शंका न थी। अगर भय था तो यही कि मड़ैया का वह केंद्र भाग जहां लाठी का कुंदा डालकर पयाग ने उसे उठाया था न जल जाए, क्योंकि छेद के फैलते ही मड़ैया उसके ऊपर आ गिरेगी
और अग्नि समाधि में मग्न कर देगी। पयाग यह जानता था और हवा की चाल से उड़ा चला जाता था। 4 फरलांग की दौड़ है। मृत्यु अग्नि का रूप धारण किए हुए पयाग के सर पर खेल रही है और गांव की फसल पर। उसकी दौड़ में इतना वेग है कि ज्वालाओं का मुंह पीछे को फिर गया है और उसकी दाहक शक्ति का अधिकांश वायु से लड़ने में लग रहा है। नहीं तो अब तक बीच में आग पहुंच गई होती और हाहाकार मच गया होता। 1 फरलांग तो निकल गया। पयाग की हिम्मत ने हार नहीं मानी। वह दूसरा फरलांग भी पूरा हो गया। देखना पयाग, 2 फरलांग की और कसर है। पांव जरा भी सुस्त न हो। ज्वाला लाठी के कुंदे पर पहुंची और तुम्हारे जीवन का अंत है। मरने के बाद भी तुम्हें गालियां मिलेंगी। तुम अनंत काल तक आहों की आग में जलते रहोगे। बस 1 मिनट और। अब केवल 2 खेत और रह गए हैं। सर्वनाश। लाठी का कुंदा निकल गया। मड़ैया नीचे खिसक रही है। अब कोई आशा नहीं। पयाग प्राण छोड़कर दौड़ रहा है। वह किनारे का खेत आ पहुंचा। अब केवल 2 सेकंड का और मामला है। विजय का द्वार सामने 20 हाथ पर खड़ा स्वागत कर रहा है। उधर स्वर्ग है, इधर नरक। मगर वह मढ़ैया खिसकती हुई पयाग के सिर पर आ पहुंची। वह अब भी उसे फेंक कर अपनी जान बचा सकता है, पर उसे प्राणों का मोह नहीं। वह उस जलती हुई आग को सिर पर लिए भागा जा रहा है। वहां उसके पांव लड़खड़ाए। अब यह क्रूर अग्नि लीला नहीं देखी जाती। एकाएक एक स्त्री सामने के वृक्ष के नीचे से दौड़ती हुई पयाग के पास पहुंची। यह रुक्मिन थी। उसने तुरंत पयाग के सामने आकर गर्दन झुकाई और जलती हुई मढ़ैया के नीचे पहुंचकर उसे दोनों हाथों पर ले लिया। उसी दम पयाग मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसका सारा मुंह झुलस गया था। रुक्मिन उसके अलाव को लिए 1 सेकंड में खेत के डौढ़े पर आ पहुंची, मगर इतनी दूर में उसके हाथ जल गए, मुंह जल गया और कपड़ों में आग लग गई। उसे अब इतनी सुधि भी न थी कि मढ़ैया के बाहर निकल आए। वह मढ़ैया को लिए हुए गिर पड़ी। इसके बाद कुछ देर तक मढ़ैया हिलती रही। रुक्मिन हाथ पांव फेंकती रही। फिर अग्नि ने उसे निगल लिया। रुक्मिन ने अग्नि समाधि ले ली। कुछ देर के बाद पयाग को होश आया। सारी देह जल रही थी। उसने देखा वृक्ष के नीचे फूस की लाल आग चमक रही है। उठकर दौड़ा और पैर से आग को हटा दिया। नीचे रुक्मिन की आधा जली लाश पड़ी हुई थी। उसने बैठकर दोनों हाथों से मुंह ढांप लिया और रोने लगा। प्रातः काल गांव के लोग पयाग को उठाकर उसके घर ले गए। 1 सप्ताह तक उसका इलाज होता रहा, पर बचा नहीं। कुछ तो आग ने जलाया था, जो कुछ कसर थी वह शोकाग्नि ने पूरी कर दी। और इस तरह उस नारी ने अपने प्रेम, अपने सत्य और अपने आत्मबल के साथ समाज को एक ऐसा प्रश्न दे दिया, क्या नारी का त्याग उसकी कमजोरी है या उसकी सबसे बड़ी शक्ति? अग्नि उसे जला न सकी, क्योंकि उसका प्रेम सत्य था और सत्य कभी भस्म नहीं होता। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। क्या आज के समय में भी इतना निस्वार्थ प्रेम संभव है? और अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई गई ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो कहानियों में भावनाओं को महसूस करना चाहते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में एक और भावनात्मक यात्रा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।